तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की अर्थशास्त्र, जिसका पहला चैप्टर परिचय हमने स्टार्ट कर दिया। इसके फर्स्ट वीडियो में हमने जाना कि वस्तुएं और सेवाएं क्या होती हैं, व्यक्ति विशेष की परिभाषा क्या होती है, संसाधन किसे कहते हैं और किस प्रकार से संसाधनों की सीमितता की वजह से हमारी जो असीमित आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती और किस प्रकार से संसाधनों का विनिधान किया जाता है। हमने पढ़ा था कि केंद्रीय समस्याएं अर्थव्यवस्था की वो उत्पन्न ही इसीलिए होती है क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं और मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है। तो ये सब हमने जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र में कौन कौन सी मूलभूत केंद्रीय समस्याएं पाई जाती हैं, उसका समाधान हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अर्थशास्त्र की मूलभूत केंद्रीय समस्याएं। ठीक है बच्चों, तो हमने फर्स्ट वीडियो में जैसा कि देखा था कि अर्थशास्त्र में क्या होते हैं, साधन तो होते हैं हमारे सीमित। साधन कौन कौन से होते हैं, हमने बात की थी ना, भूमि संसाधन, पूंजी संसाधन, औजार, मशीनें, और उन संसाधनों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है वो उत्पादन तो उतना ही किया जाएगा जितने के संसाधन है। यदि हम कुशलता पूर्वक उत्पादन भी ही करते हैं तो उत्पादन का स्तर तो वही रहेगा, लेकिन मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी होती है, असीमित, और मनुष्य की उन असीमित आवश्यकताओं को उन संसाधनों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उससे पूरा नहीं किया जा सकता। इसीलिए अर्थशास्त्र में मूलभूत केंद्रीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिन्हें की आर्थिक समस्या भी कहते हैं, और उसका समाधान हमें कौन देता है, अर्थशास्त्र। देखें फिर, आर्थिक समस्या जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, किस लिए उत्पन्न होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो शास्त्र है उसका जो केंद्रीय जो विषय है वो यही है कि कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब इन समस्याओं के उत्पन्न होने का कारण क्या है, जैसा कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि इसका कारण 3 ही है। पहला कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो कैसी होती है, असीमित। पहला रीज़न क्या है इसका समस्या उत्पन्न होने का, कि हमारी आवश्यकताएं होती हैं असीमित और जो साधन इसकी पूर्ति कर सकते हैं, किसकी, हमारी आवश्यकताओं की, वो होते हैं सीमित। वो साधन कैसे होते हैं, सीमित। अब हमें क्या करना होता है, साधन सीमित, आवश्यकताएं असीमित, आवश्यकताओं और साधनों उनके बीच हमें तालमेल करना होता है, अर्थात उन सीमित साधनों से हमें असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। इसके लिए हमें ये देखना होता है कि कौन सी आवश्यकताएं अधिक तीव्र है, या अलग अलग सेक्टर इकोनॉमिक्स में अलग अलग तरीके से उनकी समस्याओं को हम उन साधनों को उन समस्याओं की आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा सकते हैं। ठीक है, आवश्यकताओं और साधनों के बीच तालमेल करना होता है। तो इसी प्रकार से ये आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ये डायग्राम हमने जैसा कि पहले भी देखा था, असीमित आवश्यकता ज़्यादा होती है और साधन कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। अब इसीलिए हमें क्या करना होता है, उन आवश्यकताओं में चुनाव करना होता है कि कौन सी आवश्यकताएं जिसकी पूर्ति अति आवश्यक है, जो कि अधिक तीव्र है, इसे ही हम कहते हैं चुनाव की समस्या। आवश्यकताओं में से चुनाव करना होगा ना कि हमें किसे पहले पूरा करना है, कि सीमित साधनों से पहले उन्हें पूरा करें। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि मेरे पास मुझे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे कुर्सी भी चाहिए, मुझे पंखा भी चाहिए, मुझे टेबल भी चाहिए, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए मेरे पास साधन क्या है, पैसे क्या हैं, कम है। तो मैं ये देखूंगी कि कौन सी जो चीज़ है वो मेरे लिए अति आवश्यक है, तो सबसे पहले मैं उसको खरीदूंगी, बाकी को मैं भविष्य के लिए टाल भी सकती हूँ। तो हमारे जो संसाधन हैं उसी में हमें देखना होता है कि कौन सी आवश्यकता अधिक तीव्र है जिसे कि हमें पूरा करना है, और उस आवश्यकता का हमें क्या करना होता है, चुनाव। अब ये चुनाव भी एक तरह से क्या होती है, बहुत बड़ी समस्या होती है कि हम कौन सी आवश्यकताओं को पहले चुने। अब ये तो केवल मेरा उदाहरण था, हमें तो पूरे अर्थव्यवस्था में देखना होता है कि किस चीज़ का उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए। तो यही चुनाव की समस्या का समाधान हमें मिलता है अर्थशास्त्र में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। आर्थिक समस्या का समाधान खोजने के लिए निम्न 3 अवधारणाओं को समझना आवश्यक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र में इन तीनों समस्याओं का क्या मिलता है, समाधान मिलता है। और इन 3 समस्या, जैसे मैंने बताया, केंद्रीय समस्या, क्या उत्पन्न किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए और कैसे उत्पादन किया जाए, ये 3 मूलभूत आर्थिक समस्या होती हैं। इनका समाधान खोजने के लिए अर्थशास्त्र क्या देता है, सॉल्यूशंस देता है। इसके लिए हमें 3 जो अवधारणाएं हैं उनको समझना बहुत आवश्यक है, और वो 3 अवधारणाएं कौन कौन सी हैं। एक तो है उत्पादन संभावना वक्र,
बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये पूरे डायग्राम बेस है और डायग्राम आप जितना यूज़ करेंगे उतना आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और आप अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी जो अवधारणा है वो है अवसर लागत, और जो तीसरी अवधारणा आती है वो है सीमांत अवसर लागत। ठीक है, तो हम एक एक करके हम तीनों अवधारणाओं को समझ लेते हैं और फिर इन अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए हम समझेंगे कि अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्पादन संभावना वक्र। आपकी बुक में दे रखा है उत्पादन संभावना वक्र और उत्पादन संभावना सेट। तो ये जो सेट है ना, वो पूरी एक सारणी है, वही सेट है, और इसको सारणी के आधार पर ही हम किसका निर्माण करते हैं, वक्र का निर्माण करते हैं। तो उत्पादन संभावना सेट या सारणी और उत्पादन संभावना वक्र, ये दोनों चीज़ आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको हम कैसे समझते हैं कि हमारे पास साधन होते हैं सीमित। हमने ये भी जाना था कि साधन होते हैं सीमित और एक साधन के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण में समझा था कि एक भूमि है, उस भूमि पे हम क्या कर सकते हैं, अनाज भी उगा सकते हैं, उस भूमि में हम फैक्ट्री भी डाल सकते हैं, उस भूमि पे हम घर भी बना सकते हैं, उस भूमि पे हम कोई ऑफिस भी खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, हॉस्पिटल खोल सकते हैं। तो जो भूमि है वो संसाधन कैसा हो गया, सीमित, और उसके प्रयोग कैसे हो सकते हैं, वैकल्पिक प्रयोग। तो हमें क्या करना होगा, उसमें चुनाव करना होता है कि हम किस आवश्यकता की उस सीमित संसाधन में से क्या करें, पूर्ति करें। ठीक है, अब उस सीमित संसाधन में जैसे हमने किसी दो चीज़ का उदाहरण ले लिया, केवल दो, या तो हम भूमि में अनाज उगा सकते हैं या हम भूमि में फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि हम मान लो कि इतनी इकाई भूमि का हमने प्रयोग किया, ठीक है, तो इसमें हम इतनी तो हम क्या कर सकते हैं, इतने पे तो हम फैक्ट्री लगा लें और इतने पे हम क्या कर लें, अनाज उगा लें। आ रहा है बच्चों समझ में? तो हमें क्या करना है, बहुत सारी संभावनाएं हैं, उनको जोड़ते रहना है कि हम इतनी इकाई का प्रयोग करके इतना ये कर सकते हैं, इतना ये कर सकते हैं। तो इस प्रकार से संभावनाओं के क्या बन जाएंगे, एक सेट बन जाएंगे, वही क्या होते हैं, उत्पादन संभावना सेट। तो उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा हम पहले देख लेते हैं। क्या होता है उत्पादन संभावना वक्र, कि इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बच्चों ये इंग्लिश के जो कीवर्ड्स है ना, वो आप जरूर ध्यान रख लीजिए, क्योंकि कई बार नाम ऐसे उटपटांग आ जाते हैं कि आप समझ नहीं पाते कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। उत्पादन संभावना वक्र का जैसे दूसरा नाम रूपांतरण वक्र भी है, आपसे पूछ लिया रूपांतरण वक्र, लेकिन आपको नहीं याद रहा रूपांतरण वक्र क्या होता है। लेकिन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यदि आप याद रखेंगे तो आपको वो नाम जरूर एग्जाम में मिलेगा। तो आप याद रखेंगे ना कीवर्ड्स इंग्लिश के भी, और इंग्लिश के कीवर्ड्स यदि आप साथ लेते हुए चलते जाते हैं तो आपको चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है बच्चों, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है कि दी हुई तकनीकी स्टेबल होनी चाहिए, तकनीकी बढ़नी नहीं चाहिए, तकनीकी घटनी नहीं चाहिए, मतलब जो तकनीकी चल रही होती है उसी तकनीक में। ठीक है, उत्पादन के सभी साधनों का उपयोग करते हुए, साधन जो है उत्पादन के वो सारे प्रयोग होने चाहिए। जो हमने सीमित संसाधनों की बात की है ना, वो सारे सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए, ठीक है, उत्पादन की विभिन्न मात्राओं को दर्शाने वाला जो वक्र है वो कहलाता है उत्पादन संभावना वक्र। यहाँ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो दी हुई तकनीकी और सभी साधनों का प्रयोग करते हुए। याद रहेगा ना, तकनीकी दी हुई होनी चाहिए और सभी जो साधन हैं अर्थव्यवस्था में, उन सभी साधनों का प्रयोग करते हुए हम जो उत्पादन है उसकी विभिन्न मात्राएं क्या कर सकते हैं, उत्पादित कर सकते हैं। तो उनका जो संयोग जो दर्शाता है वही वक्र कहलाता है उत्पादन संभावना वक्र। अब यदि हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इसे रूपांतरण वक्र भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम मैंने अभी बताया था ना, क्या नाम है इसका दूसरा, रूपांतरण वक्र। क्यों कहते हैं इसको रूपांतरण वक्र, क्योंकि एक वस्तु का अधिक उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी करनी होती है, अर्थात दोनों वस्तुओं का आपस में रूपांतरण होता है। देखो मैंने अभी आपको अनाज का और किसका उत्पादन की उदाहरण दिया था, अनाज का और फैक्ट्री का। अब हम इसे छोड़ देते हैं, हम मान लेते हैं दो वस्तु है, एक तो है कपास और एक है गेहूँ। ठीक है, अब हमारे पास भूमि है सीमित। अब उस सीमित भूमि में या तो हम कपास ही उगा लें, ठीक है, या हम गेहूं ही उगा ले। तो हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं। यदि हम कपास उगा लेते हैं सारा, तो गेहूं का उत्पादन हो जाता है 0 और सारा उत्पादन हो जाता है किसका, कपास का। अब हम सोचते हैं कुछ तो कपास उगा लेते हैं और कुछ गेहूं उगा लेते हैं, तो दोनों का क्या बन जाता है, कॉम्बिनेशन। भाई हम जिस पे ज़्यादा साधन लगाएंगे उसका उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा, और जिस पे कम साधन लगाएंगे उसका उत्पादन कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दूसरा कॉम्बिनेशन। तीसरा कॉम्बिनेशन हम ये देखते हैं, गेहूँ का उत्पादन ज़्यादा कर लेते हैं और कपास का कर लेते हैं कम।
तो क्या होगा, गेहूं में हमने ज़्यादा साधन लगाए तो उसका उत्पादन हो गया ज़्यादा, कपास में हमने कम लगाए तो कपास का उत्पादन हो गया कम। तो तीसरा कॉम्बिनेशन हो गया। चौथा कॉम्बिनेशन हम ये देख लेते हैं कि कपास का उत्पादन ही नहीं करते और गेहूं का उत्पादन कर लेते हैं, सारे साधन किस में लगा लेते हैं, गेहूं में। तो इस प्रकार से बहुत सारे सेट बन जाते हैं उत्पादन की संभावनाओं के, ठीक है, जो कि हमने कैसे बनाए, दी हुई तकनीकी और सभी साधनों का प्रयोग करते हुए, ठीक है। तो उत्पादन की विभिन्न मात्राएं हो जाती है। अब इसमें हमने क्या देखा कि यदि हम गेहूं का उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो हमें कपास के उत्पादन को कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि संसाधन हमें कहाँ लगाने पड़ेंगे, कपास से हटाकर गेहूं में लगाने पड़ेंगे। यदि हम कपास का उत्पादन बढ़ाते हैं तो वही हमें क्या करना पड़ेगा, गेहूं से संसाधन हटाने पड़ेंगे और कपास में लगाने पड़ेंगे, तभी तो कपास का उत्पादन बढ़ेगा। तो संसाधन हम जिस तरफ लगाएंगे उसी का उत्पादन बढ़ जाएगा, क्योंकि संसाधन क्या है, सीमित है। तो इसमें क्या होता है, एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का उत्पादन बढ़ रहा है, एक वस्तु का रूपांतरण दूसरी वस्तु में हो जा रहा है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रूपांतरण वक्र कहते हैं, क्योंकि इसमें एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन को घटाना ही पड़ता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि साधन हमारे पास कैसे हैं, सीमित, इसीलिए इसे रूपांतरण वक्र भी कहते हैं। तो याद रहेगा ना बच्चों कि उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है कि दी हुई तकनीकी और साधनों की दी हुई मात्रा होने पर जो उत्पादन की विभिन्न मात्राओं को दर्शाने वाला वक्र होता है वो कहलाता है उत्पादन संभावना वक्र, और इसका दूसरा नाम है रूपांतरण वक्र, क्योंकि इसमें एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा का क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हो गया उत्पादन संभावना वक्र। अब हम इसे सारणी के द्वारा, जैसे कि मैंने बताया था ना, उत्पादन संभावना सेट, उसके द्वारा और वक्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। देखो, अब ये मैंने आपको बताया था कि उत्पादन संभावना वक्र क्या दिखाता है, विभिन्न संयोगों को दर्शाता है। तो यहाँ कई संयोग बन रहे हैं, A, B, C, D, E, ठीक है। अब हम मान लेते हैं दो वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है, जैसे मैंने अभी आपके सामने गेहूं और कपास का उदाहरण दिया था। यहाँ हम मान लेते हैं X और Y, दो वस्तु हैं, उनका उत्पादन किया जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, X का उत्पादन बिल्कुल नहीं करते, साधन सीमित है, हम सारे साधन किसके उत्पादन में लगा देते हैं, Y के में। तो X का उत्पादन होता है 0 और Y का उत्पादन होता है 10, क्योंकि क्या हुआ, X का उत्पादन तो हमने रखा ही नहीं, केवल हमने सारे संसाधन किस में लगा दिए, Y के में। अब हम सोचते हैं नहीं, अब X का भी थोड़ा बहुत उत्पादन कर लिया जाए और Y का भी थोड़ा बहुत उत्पादन कर लिया जाए। तो हमने थोड़े से साधन Y में से हटाकर कहाँ लगा दिए, X की ओर लगा दिए। तो X का उत्पादन हमने मान लो 1 किया, तो Y का उत्पादन हमको घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि साधन कैसे हैं, सीमित। तो Y का उत्पादन घट के कितना हो गया, 9, और X का हो गया 1। तो एक सेट बन गया। पहला सेट हमारा बना 0 और 10 का, ठीक है, जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि X तो क्या है, X की जो उत्पादित मात्रा है वो 0 है और Y की उत्पादित मात्रा कितनी है, 10 है। अब हमारा जो दूसरा सेट है वो बना हमारा 1 और 9 का, जहाँ X की उत्पादित मात्रा कितनी है, 1 है, और Y की उत्पादित मात्रा कितनी है, 9। अब हम वापस बढ़ा लेते हैं, तो X की उत्पादित मात्रा कितनी हो गई, 2, और Y की उत्पादित मात्रा को हमें घटाना पड़ेगा ना, तो हमने कर ली 9 से 7, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे भी देखते हैं, X की मात्रा को बढ़ाते चले जा रहे हैं तो Y की मात्रा को घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि साधन कैसे है, हमारे पास सीमित है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि X की मात्रा बढ़ती चली जा रही है तो Y की मात्रा घटती चली जा रही है। इसका विपरीत यदि हम देखें तो X की मात्रा यदि घटती है तो Y की मात्रा बढ़ती चली जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो उत्पादन संभावना वक्र है वो दी हुई तकनीकी और सीमित साधनों को दिए हुए होने पर उत्पादन की विभिन्न मात्राओं के संयोगों को दर्शाता है। अब हम वक्र बना के देख लें इसका कि किस प्रकार से वक्र बनेगा। ये वक्र बनता है इस तरीके से, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बच्चों ये होता है x अक्ष, ये होता है y अक्ष। यहाँ पर x वस्तुओं का उत्पादन दिखाया जाएगा, यहाँ पर दिखाया जाएगा y वस्तु का उत्पादन। तो हम ये देखते हैं, जो पहले में x का उत्पादन कितना होता है, 0, और y का उत्पादन कितना होता है, 10। तो हम यहाँ पर डिनोट कर लेते हैं, पहले 2, 4, 6, 8 और 10। यहाँ भी कर देते हैं 1, 2, 3, 4, सॉरी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, चार, 3, 2 और 1, ये x, ठीक है।
बच्चों एक बात ध्यान रखना, डायग्राम जो भी बनाते हैं उसको एकदम नीट और क्लियर बनाना है। आप बुक को भी देख सकते हैं, बुक में भी एकदम क्लियर बना हुआ है, तो वहाँ से भी आप इसको एकदम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन डायग्राम एकदम सही बनाना है, कोई टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। जो डिनोट करते हैं जो भी चीज़ें वो भी एकदम क्लियरली सही होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम देखते हैं कि x की कितनी मात्रा 0, ठीक है, तो y का उत्पादन कितना हो रहा है 10। यहाँ पर ये 10 वाला जो पॉइंट है जो कि कौन सा संयोग दर्शाता है, ए संयोग। इस ए संयोग पर क्या हो रहा है कि हमने x की तो 0 मात्रा उत्पादित की है और y की कितनी की है 10। अब हम x की मात्रा को बढ़ाकर कितना करना चाहते हैं 1, कितना किया 1, तो इसके बदले में हमारी y की मात्रा कितनी हो गई 9, तो ये हमारा दूसरा संयोग हो गया b। इसी प्रकार से हम अगला देखते हैं c, तो 2 हमने की, तो इसके बदले में हमारी कितनी हुई है 7, तो ये हो गया हमारा C। इसी प्रकार से हमने 3 करी इसकी, तो ये हमारी हो गई 4, ये हो गया हमारा D संयोग। इसके बाद हमने इसकी मात्रा 4 की, तो इसकी हो गई 0, तो ये हमारा हो गया E संयोग। ठीक है, तो इस प्रकार से A B C D E ये जो संयोग हैं वो सारे दर्शाते हैं उत्पादन संभावना वक्र को। ठीक है बच्चों, कि इन सारे संयोगों को यदि हम मिला देते हैं तो हमारा उत्पादन संभावना वक्र बनता है। और ये जो संयोग है वो कैसे बने हैं, दी हुई तकनीकी और साधनों की सीमित मात्रा से जो उत्पादन की जो वस्तु हैं उनके कौन कौन से उत्पादित की जाती हैं उनकी मात्राओं के जो संयोग हैं वो ये दर्शाते हैं ये सारे उत्पादन संभावना सेट। और इनको हमने मिला दिया तो हमारा बन गया उत्पादन संभावना वक्र। इस वक्र में हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं, x की मात्रा को हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो हमें y की मात्रा को घटाना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये वक्र बन गया हमारा ऋणात्मक ढाल का। ऋणात्मक ढाल धनात्मक ढाल तो समझते होंगे, यदि इस प्रकार से बढ़ता हुआ होता है तो होता है धनात्मक ढाल, और इस प्रकार से घटता हुआ होता है तो होता है ऋणात्मक ढाल। अब यहाँ पर ये कैसा है, घटता हुआ, तो कैसा है ये ऋणात्मक ढाल का वक्र, हमारा उत्पादन संभावना वक्र, जिसका दूसरा नाम क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है बच्चों, अब इसकी बात क्या है, इसकी विशेषताएं भी देख लेते हैं हम उत्पादन संभावना वक्र की। ये मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है। अभी हमने इस तरह से बनाया ना वक्र, ये कैसा ढाल है, नतोदर। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ, ये वाला ढाल होता है उन्नतोदर और ये वाला ढाल होता है नतोदर। ठीक है, तो ये कैसा होता है, नतोदर ढाल का होता है। यह ऋणात्मक ढाल का और दाईं ओर झुका हुआ होता है। जैसे मैंने अभी बताया ये कैसे ढाल का होता है, ऋणात्मक बताया था, धनात्मक मतलब बढ़ता हुआ, ऋणात्मक मतलब घटता हुआ, तो ये घटता हुआ होता है और दाईं ओर झुक रहा है, नहीं झुक रहा। तो इस प्रकार से उत्पादन संभावना वक्र की दो विशेषताएं समझ में आ गई। ऋणात्मक ढाल का होता है, दाईं ओर झुका हुआ होता है, और नतोदर ढाल का होता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक वस्तु की मात्रा को यदि हम बढ़ाते हैं, बढ़ाया ना हमने, एक वस्तु की मात्रा को यदि हम बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु की जो मात्रा है उसको हमें घटाना ही पड़ता है। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र के बारे में आपकी सारी चीज़ें आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि कैसे होता है उत्पादन संभावना वक्र। अब हमारा दूसरा कंसेप्ट आता है जिसका कि नाम है अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब बच्चों हमने पढ़ा उत्पादन संभावना वक्र में कि हम क्या करते हैं, एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु की मात्रा को हमें क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। और वो करना ही पड़ेगा क्योंकि साधन हमारे पास कैसे ही हैं, सीमित। तो जो त्यागी गई जो मात्रा है वो क्या कहलाएगी, हमारी अवसर लागत। क्योंकि हम उस वस्तु का उत्पादन भी कर सकते थे लेकिन हम नहीं कर पा रहे, हमें उस वक्त क्या करना पड़ रहा है, त्यागना पड़ रहा है, तो ये हो जाएगी हमारी अवसर लागत। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा है कि एक वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत उस वस्तु के स्थान पर अन्य वस्तु के उत्पादन की क्या है, त्यागी गई मात्रा है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जैसे कोई एक टीचर है, ठीक है, ए है, उसको ए स्कूल में मिल रहे हैं 10,000 रुपये और बी में मिल रहे हैं उसको 15,000 रुपये, तो बताओ वो कहाँ जाएगा, बी स्कूल में पढ़ाने के लिए जाएगा क्योंकि उसको ज़्यादा सैलरी मिल रही है, उसके कौशल का उसको अच्छा अमाउंट मिल रहा है। ठीक है, तो वो बी स्कूल में क्या कर रहा है, पढ़ाने के लिए जा रहा है। तो उसने ए स्कूल में जो उसको 10,000 रुपये मिल रहे थे उसको त्यागा नहीं त्यागा, तो ये जो त्यागी गई मात्रा है वही कहलाएगी अवसर लागत, जिसे कि आर्थिक लागत भी कहते हैं और उसका दूसरा नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो त्यागी गई मात्रा होती है वही कहलाती है अवसर लागत। यहाँ परिभाषा दी गई है कि एक वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत क्या होती है, उस वस्तु के स्थान पर अन्य वस्तु के उत्पादन की त्यागी गई मात्रा। अब जैसे कि हमने अभी जो एग्जाम्पल पढ़ा था उसी के द्वारा देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने x वस्तु की एक इकाई को बढ़ाया
तो हमें क्या करना पड़ा, y वस्तु की 2 मात्रा को क्या करना पड़ा, उत्पादन को त्यागना पड़ा। ठीक है, यहाँ x की हमने क्या किया, एक को और बढ़ाया, तब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ा, पहले 1 इकाई को त्यागना पड़ा, अब इसके बाद हमें 2 इकाई उत्पादन को यहाँ पर त्यागना पड़ा। इसी प्रकार से हमने 1 को और बढ़ाया तो हमें यहाँ 3 को त्यागना पड़ा, 1 को और बढ़ाया तो हमको यहाँ पर 4 इकाई के उत्पादन को त्यागना पड़ा। तो इस प्रकार से ये जो त्यागी गई मात्रा है वो x वस्तु की क्या कहलाएगी, अवसर लागत कहलाएगी। तो समझ में आ गया कि वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्य वस्तु की जो त्यागी गई मात्रा है वो कहलाती है उस वस्तु की अवसर लागत। आ गया। अब बच्चों एक चीज़ हम देखना भूल गए यहाँ पर कि हमने बताया था कि उत्पादन संभावना वक्र है वो कैसे ढाल का होता है, नतोदर ढाल का, नतोदर ढाल का होता है। ये क्यों होता है, ये इसका रीज़न भी हम यहाँ देख लेते हैं। क्योंकि जो त्यागी गई मात्रा है वो कैसी होती है, बढ़ती हुई होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले एक वस्तु की मात्रा को त्यागा, फिर 2 को त्यागा, फिर 3 को और फिर 4 को। जो मात्रा है उत्पादन की वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसीलिए हमारा जो उत्पादन संभावना वक्र है PPC है वो होता है धनात्मक ढाल का। अब आप सोच रहे होंगे यदि क्या होता है, ये घटती हुई होती तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 4 होता, फिर 3 होता, फिर 2 होता, फिर 1 होता, तो फिर क्या होता, तब हमारा जो ये PPC है वो होता ऋणात्मक ढाल, वो उन्नतोदर ढाल का। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारा जो PPC है उत्पादन संभावना वक्र है वो नतोदर ढाल का होता है, क्योंकि जो एक वस्तु के स्थान पर अन्य वस्तु की जो त्यागी गई मात्रा है वो बढ़ती हुई होती है। आगे बच्चों समझ में, अवसर लागत समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं हम, अवसर लागत उत्पादन होने के कारण। क्यों उत्पादित होती है अवसर लागत, क्यों, हम बार बार एक ही बात का जिक्र करते हैं यहाँ पर कि जो साधन हैं वो होते हैं सीमित। उन साधनों को हम एक ही जगह पर लगा सकते हैं, उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। एक साधन को एक बार में एक ही जगह काम में लिया जा सकता है। जैसे कि मैंने अभी टीचर का उदाहरण दिया था कि उसको A स्कूल में 10,000 मिल रहे हैं, B स्कूल में उसको 15,000 मिल रहे हैं, तो वो साधन तो एक ही है, या तो वो A स्कूल में चला जाए या वो B स्कूल में चला जाए। आ रहा है ना बच्चों समझ में। तो इसीलिए साधनों की सीमितता की वजह से क्या होती है, अवसर लागत उत्पन्न होती है। तो इसका पहला कारण क्या है, साधन सीमित होते हैं। दूसरा कारण है कि साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है। जैसे कि एक साधन A स्कूल में भी पढ़ा सकता है और B में भी पढ़ा सकता है, वो और कुछ काम भी कर सकता है, टीचिंग के अलावा भी तो काम कर सकता है। तो साधनों का प्रयोग क्या होता है, वैकल्पिक, इसीलिए उसे मात्रा को क्या करना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। ठीक है। जो तीसरा है, एक समय विशेष में साधन को एक ही प्रयोग में लाया जा सकता है। मैंने जब से बताया था ना कि एक बार में एक साधन एक ही काम कर सकता है, एक ही तरह का उत्पादन कर सकता है, इसीलिए अवसर लागत उत्पन्न होती है। तो ये 3 कारण हैं, साधनों की सीमितता की वजह से, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग की वजह से और एक समय में साधनों का एक ही तरह का उत्पादन करने की वजह से अवसर लागत उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, ये अवधारणाएं हैं, इनको अच्छे से समझ लेना। एग्जाम में इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद है तीसरी जो अवधारणा है वो है सीमांत अवसर लागत, जिसे कि हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब ये क्या होती है, एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना होता है। ये तो हम बार बार बोल चुके हैं कि एक वस्तु का उत्पादन x वस्तु का उत्पादन बढ़ा रहा है तो y वस्तु का उत्पादन को क्या करना पड़ रहा है, कम। तो डेफिनेशन क्या बनती है इसकी, दूसरी वस्तु के उत्पादन में जो कमी की गई जो मात्रा है वो प्रथम वस्तु की क्या कहलाती है, सीमांत अवसर लागत। अवसर लागत में हमने क्या बात की थी कि एक वस्तु की इकाई को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन को हमें क्या करना होता है, घटाना, तो इसे हम कहते हैं अवसर लागत। ठीक है, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि दूसरी वस्तु के उत्पादन में जो कमी की गई है वो प्रथम वस्तु की क्या कहलाएगी, सीमांत अवसर लागत। दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी की गई है वो प्रथम वस्तु की कहलाएगी सीमांत अवसर लागत। यहाँ पर वही बात की गई है, वही आपके सामने सेम क्या है, सारणी बनी हुई है जो कि हमने पहले यूज़ की थी कि एक वस्तु को बढ़ाया जा रहा है तो एक वस्तु के उत्पादन को घटाया जा रहा है। तो ये जो घटाया जा रहा है, कमी की गई मात्रा है वो प्रथम वस्तु की क्या कहलाएगी, सीमांत अवसर लागत। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर 1 बढ़ाया तो हमने यहाँ पर 2 की कमी की, तो ये जो कमी जो हम मात्रा कर रहे हैं वो x वस्तु की क्या कहलाएगी, सीमांत अवसर लागत। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी मूलभूत और केंद्रीय समस्याएं हैं। जैसा कि हम कई बार जिक्र भी कर चुके हैं कि साधन कैसे होते हैं, सीमित आवश्यकताएं होती है, असीमित। तो उन सीमित साधनों में हमें असीमित आवश्यकताओं की क्या करनी होती है, पूर्ति। तो उसी के लिए अर्थव्यवस्था में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और जो मूलभूत जो समस्याएं हैं वो होती है 3।
कौन कौन सी समस्या होती है मूलभूत आर्थिक समस्या? एक तो क्या उत्पादन किया जाए, कि उत्पादन क्या करें, हम कौन सी वस्तु का उत्पादन करें। हमारे सामने जैसे हमने एग्जांपल दिया एक्स वस्तु है, वाई वस्तु है, तो हम कौन सी का उत्पादन करें, एक्स का करें कि वाई का करें? भाई एक्स को यूज़ करने वाले लोग भी होंगे, वाई को यूज़ करने वाले लोग भी होंगे। अब जैसे ये पेन है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है व्यक्ति, उसके लिए पेन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए कुछ और चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, ये क्या है, बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी आर्थिक समस्या है कैसे उत्पादन किया जाए। अब उत्पादन करने की तकनीक भी अलग अलग होती है। आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें होती हैं वो हाथ से बनती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं मशीनों से बनती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हाथ से भी बन सकती हैं और मशीनों से भी बन सकती है। तो हम क्या करें, हाथ से बनाएं या मशीनों से बनाएं? आ रहा है बच्चों समझ में, हम किस प्रकार की तकनीक को काम में लें। इसके बाद है किसके लिए उत्पादन किया जाए। वे अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में बहुत सारे लोग रहते हैं, कई तरह की कैटेगरीज हैं। आपने पढ़ा होगा, हमने 11th क्लास में भी कई बार अध्ययन किया है कि अमीर लोग भी रहते हैं, गरीब लोग भी रहते हैं, मिडिल जो फैमिलीज़ है वो भी रहती हैं, बच्चे भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं। तो किसके लिए उत्पादन करें, किस चीज़ का उत्पादन तो कर ही करें, लेकिन वो उत्पादन किन के लिए किया जाए। तो ये जो समस्याएं हैं ये मूलभूत केंद्रीय समस्याएं हैं। अब हम इन तीनों समस्याओं को एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो पहली जो समस्या है वो है क्या उत्पादन किया जाए। जैसे कि हमने पहले बोला था चुनाव की समस्या, कि वस्तुओं का में से किसका चुनाव किया जाए। जैसे हमने बताया था ना पहले कि जो अर्थशास्त्र है उसमें असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति सीमित साधनों से करनी होती है, इसके लिए हमें चुनाव करना होता है। तो हमें यहाँ पर भी क्या उत्पादन किया जाए, इसके चुनाव की समस्या कहते हैं, क्योंकि हमें ये चुनना होता है कि हमें किस तरह की वस्तु का चुनाव करना है। जैसे कि हम उदाहरण देते हैं कि एक तो है मक्खन, जो कि होती है खाने पीने की वस्तु, उपभोक्ता वस्तु, और एक होती है बंदूक, जो कि है पूंजीगत वस्तु, जो कि हमारे जवान जो है सुरक्षा के लिए हमारी सेना पर तैनात होते हैं। हमारी सेना है वो बॉर्डर पे तैनात होती है, किसके लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, बंदूक की आवश्यकता होती है। तो हमारे दिमाग में आता है संसाधन सीमित है, हम मक्खन का उत्पादन करें जो कि लोगों के खाने पीने में काम में आएगा, अर्थात वो उपभोक्ता वस्तु हो गई, और वो बंदूक हो गई पूंजीगत वस्तु। तो हम मक्खन का उत्पादन करें, अपने संसाधन मक्खन के उत्पादन में लगाएं या बंदूक के उत्पादन में लगाएं, दोनों ही अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। लोगों को खाना पीना भी जरूरी है और देश की सुरक्षा भी आवश्यक है। तो इसीलिए हमारे सामने ये समस्या उत्पन्न होती है कि क्या उत्पादन किया जाए, जिसे कि हम चुनाव की समस्या भी कहते हैं। वस्तु के चुनाव की समस्या, उत्पादन की जाने वाली वस्तु का क्या करना होता है, चुनाव करना होता है। साधन आवंटन की समस्या, उत्पादन साधनों द्वारा उत्पादित वस्तुएं अलग अलग हो सकती हैं। अब जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया मक्खन और बंदूक का, तो मक्खन में भी हमें साधन लगाने होंगे उत्पादित करने के लिए, और बंदूक में भी हमें क्या लगाने होंगे, साधन लगाने होंगे उत्पादित करने के लिए। तो हमारे सामने ये समस्या आती है कि हम साधनों को कहाँ आवंटित करें, हम हमारे साधनों को किसके उत्पादन में लगाएं। इसीलिए इसे साधन आवंटन की समस्या भी कहते हैं। अर्थव्यवस्था के सामने प्रमुख समस्या है कि किन वस्तुओं का उत्पादन करें, वे कितनी मात्रा में करें। यही समस्या होती है हमारे सामने कि हम किन वस्तुओं का उत्पादन करें और फिर कितनी मात्रा में करें। जैसे हमने अभी कॉम्बिनेशन दिखाए थे उत्पादन संभावना वक्र में कि एक तो 0 और 10 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, संभावना सेट की बात की थी ना, फिर 1 का और 9 का बन रहा है, उसके बाद 2 का और 7 का बन रहा है। तो हम कौन सा सेट का चुनाव करें, किसका कितना उत्पादन करें, ये भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। और कीमत सिद्धांत द्वारा समस्या का समाधान किया जा सकता है। अब इसका समाधान भी आ गया कि कैसे समाधान करें, कीमत सिद्धांत के द्वारा। यदि हम देखें पूंजीगत अर्थव्यवस्था में, तो जिस वस्तु की कीमत अधिक होती है, अधिकतर उसी वस्तु का क्या होता है, उत्पादन होता है, क्योंकि उस वस्तु के उत्पादन में क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। होता ही नहीं होता। यदि जिस वस्तु की कीमत अधिक होगी तो उत्पादक सोचेगा अरे मैं तो इसका उत्पादन करके फटाफट से क्या कमा लूँ, लाभ कमा लूँ। तो कीमत सिद्धांत के द्वारा इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसके अलावा ये हमारा उत्पादन संभावना वक्र है, वो क्या करता है, इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया, ये तो है मक्खन और ये है बंदूक, ठीक है। तो बच्चों इस दोनों का जो संयोग, जो अलग अलग संयोग बनते हैं A, B, C, D और E, तो जो भी
उत्पादक है वो इनमें से कोई भी संयोग का चयन कर सकता है कि मक्खन की यदि मात्रा अधिक उत्पादित करनी है तो केवल मक्खन उत्पादित कर सकता है, बंदूक की करनी है तो केवल बंदूक कर सकता है। अब इसके लिए भी क्या होता है, अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं, ये हम आगे की वीडियो में जानेंगे। तो अलग अलग अर्थव्यवस्था में अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। जो पूंजीगत अर्थव्यवस्था है वो किसका उत्पादन अधिक करेगी, मक्खन की जगह बंदूक का ज़्यादा करेगी। और यदि हम समाजवादी देखेंगे वो क्या करेगी, लोगों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए सोचेगी, तो वो अपना कॉम्बिनेशन रखेगी। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में अलग तरीके से इसका कॉम्बिनेशन रखा जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है क्या उत्पादन किया जाए, इसका समाधान हमें किससे मिलेगा, उत्पादन संभावना वक्र, जिसमें विभिन्न संयोग दर्शाए जाते हैं और उसमें से हम किसी भी संयोग का उस परिस्थिति के अकॉर्डिंगली चयन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। जो अगली है हमारी समस्या वो है कैसे उत्पादन किया जाए। मैंने आपको बताया कि उत्पादन करने के लिए बहुत सारी तकनीक काम में होती है, या तो हम लेबर लगा दें और उससे उत्पादन करवा लें, या हम मशीनरी से भी उत्पादन कर सकते हैं। अब लेबर यदि हम लगा के काम करवाते हैं तो काम में भी धीरे भी हो सकता है, ये भी महंगा भी पड़ सकता है। और यदि हम क्या करते हैं, मशीनों से उत्पादित करते हैं तो बहुत सारी जो रोज़गार, लोगों को बेरोज़गार हो जाते हैं, लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता और इससे भी देश में समस्याएं पैदा होती हैं, जैसे गरीबी जैसी समस्या पैदा होती है। तो कहने का तात्पर्य कि हमारे सामने ये समस्या है कि हम श्रम प्रधान तकनीक अपनाएं या फिर हम पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक का मतलब क्या होता है, जिसमें कि श्रम को अधिक प्रयोग में लिया जाता है, और पूंजी प्रधान तकनीक जिसमें मशीनरी अधिक काम में ली जाती है। तो ये भी देश के सामने समस्या है कि हम श्रम प्रधान तकनीक का यूज़ लें या फिर हम पूंजी प्रधान तकनीक को काम में लें। उत्पादन के संगठन व तकनीक के चुनाव की समस्या, इसका दूसरा नाम क्या है, उत्पादन का संगठन और तकनीक का चुनाव कौन सा किया जाए। श्रम प्रधान तकनीक या पूंजी प्रधान तकनीक में से चुनाव की समस्या होती है, और उत्पादन सिद्धांत के द्वारा इस समस्या का समाधान निकलता है। भी किससे, तकनीक से उत्पादन करने पे हमें मैक्सिमम उत्पादन प्राप्त होता है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे कि उत्पादन सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ पर इसका समस्या का समाधान उत्पादन सिद्धांत के द्वारा निकालते हैं। और उत्पादन संभावना वक्र है, उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न संयोग निकाल सकते हैं, A, B, C, D और E। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे मान लेते हैं ये श्रम प्रधान तकनीक है और ये है पूंजी प्रधान तकनीक। तो हम देख सकते हैं कि हमें सारा पूंजी प्रधान तकनीक से उत्पादन करना है या श्रम प्रधान तकनीक का से। तो ये भी अलग अलग अर्थव्यवस्था में अलग अलग होता है। जैसे कि यदि हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था लोगों के कल्याण के बारे में सोचती है, तो वो अधिकतर श्रम प्रधान तकनीक अपनाएगी, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, वो इसका क्या होता है, मकसद होता है। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी समस्या। तीसरी समस्या हमारे सामने आती है किसके लिए उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, किस तरह से उत्पादन किया जाए, ये तो हो गया। अब तीसरा है किसके लिए उत्पादन करें, क्योंकि हमारे देश में बहुत तरह से कैटेगरी के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो कि बहुत अमीर हैं, कुछ लोग हैं जो कि गरीब हैं, कुछ लोग हैं जो कि मिडिल क्लास हैं। तो हमारे सामने ये समस्या होती है कि हम किन के लिए उत्पादन करें, क्योंकि धनी लोगों को तो विलासिता की वस्तुएं चाहिए ना, उनको सोफ़ा चाहिए, उनको बेड चाहिए, उनको AC चाहिए, बड़ी कारें चाहिए। ठीक है, लेकिन यदि गरीब लोगों की तरफ आते हैं तो उनको 2 टाइम का खाना चाहिए, जो बेसिक नीड है, भोजन, रोटी, ये चाहिए उनको। तो हमारे सामने ये समस्या आती है, हम हमारे संसाधन उन वस्तुओं के उत्पादन में लगाएं जो कि धनी वर्ग के लिए चाहिए, या उन वस्तुओं के उत्पादन में लगाएं जो कि निर्धन वर्ग के लिए चाहिए। तो हमारे सामने ये भी एक महत्वपूर्ण समस्या है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। ठीक है, अब ये समस्या तो है ही, साथ में जो वस्तु का उत्पादन हो जाता है तो उसका वितरण हम धनी में करें या फिर निर्धन में करें। भाई धनी के पास तो पैसे होते हैं तो वो खरीद सकता है, उसको ले सकता है, लेकिन निर्धन लोग कैसे लेंगे, तो उसका क्या करना होता है, सरकार को। आप भी जानते हो कि बहुत सारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकार ने अपना रखी है, बहुत सारी स्कीम्स सरकार गरीबों के लिए चलाती है और उसके द्वारा वो गरीबों तक वो सारी सामग्री पहुँचाती है। तो ये भी हमारे सामने समस्या होती है कि वितरण की समस्या, कि उत्पादन के समाज का वर्गों में वितरण कितनी मात्रा में हो, निर्धनों को कितना मिले और धनी को कितना मिले। ठीक है, ये एक कल्याणकारी जो अर्थव्यवस्था है वो हमेशा निर्धन व्यक्ति के कल्याण के बारे में सोचती है, इसीलिए वो निर्धन व्यक्ति को अधिक से अधिक वितरण करना जरूरी समझती है। ठीक है, वितरण सिद्धांत, जो वितरण सिद्धांत है कि भाई किस किस को कितना कितना वितरण किया जाए, उसमें इस समस्या का समाधान मिलता है। जैसे हमने तीनों की बात की, तीनों समस्या, क्या उत्पादन किया जाए तो उसकी समस्या का समाधान कीमत सिद्धांत में मिलता है। इसके बाद हमने बताया कि कैसे उत्पादन किया जाए, तो उत्पादन की जो तकनीक वाली जो बात है वो उत्पादन सिद्धांत में इसका समाधान मिलता है। और जो तीसरा है किसके लिए उत्पादन किया जाए, तो वितरण सिद्धांत के द्वारा इस समस्या का समाधान मिलता है। ठीक है, और इसी तरह से हम इसका भी उत्पादन संभावना वक्र बना सकते हैं। ये हो गया हमारा
0 पॉइंट, और यहाँ पर हमारे हैं कौन कौन से हैं, धनी लोगों के बीच में वितरण किया जाए या निर्धन लोगों के बीच में वितरण किया जाए। तो एक अर्थव्यवस्था ए, बी, सी, डी और ई, इनमें पांचों में से कोई भी एक बिंदु का चुनाव कर सकती है और उसमें से ये चुन सकती है कि किसको कितना वितरण किया जाए। तो ये 3 समस्याएं आपको समझ में आ गई। ये अर्थव्यवस्था की मूलभूत और केंद्रीय समस्याएं हैं और इनके बारे में आपका जानना अति आवश्यक है कि क्या उत्पादन किया जाए, भाई पूंजीगत वस्तु उत्पादित की जाए या उपभोक्ता वस्तु उत्पादित की जाए। इसके बाद है उत्पादन कैसे किया जाए, तो श्रम प्रधान तकनीक से उत्पादन किया जाए या पूंजी प्रधान तकनीक से उत्पादन किया जाए। इसके बाद के उत्पादन का वितरण किसे हो, या तो धनी लोगों को हो या निर्धन लोगों को। समाज में विभिन्न वर्ग होते हैं ना, तो ये समस्याओं का समाधान हमें उत्पादन संभावना वक्र में मिलता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसके अलावा भी अर्थशास्त्र की कुछ समस्याएं हैं। मूलभूत समस्याएं तो वो 3 ही हैं, इसके अलावा भी समस्याएं हैं। चौथी जो समस्याएं हैं वो है उत्पादन में साधनों का उपयोग और वितरण की समस्या, कि साधनों का उपयोग कैसे किया जाए उत्पादन में, उन साधनों को वितरित कैसे किया जाए। अगला है साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है या नहीं, ये भी देखा जाए कि जो साधन है उनका पूर्ण उपयोग हो रहा है नहीं। क्योंकि जैसे हमने उत्पादन संभावना वक्र ये जो बना दिया, ठीक है, यदि साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है, ठीक है, तब तो क्या होंगे, ये संयोग जो हमें प्राप्त होंगे वो यहीं प्राप्त होंगे। यदि साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है तो हमें संयोग इसके नीचे प्राप्त होगा, संभावना वक्र के नीचे प्राप्त होगा। और यदि हम इस बिंदु की बात करें जो कि संभावना वक्र के ऊपर है, तो ये हम बिंदु प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हमारी जो साधनों की सीमितता है वो यहीं तक रहती है, इसके ऊपर हमारे साधन है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखने लायक है कि यदि उत्पादन संभावना वक्र के नीचे का पॉइंट है वो ये दिखाता है कि साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है, और उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर का पॉइंट है वो ये दिखाता है कि हमारे साधन इतने नहीं है कि वो उस बिंदु तक पहुँच पाएँ। आ रहा है बच्चों समझ में? तो साधनों का पूर्ण उपयोग अर्थात उत्पादन संभावना वक्र तभी प्राप्त होगा जब साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है, तो ये भी हमें देखना होता है। उत्पादन क्षमता में क्या वृद्धि की समस्या। अब हमें उत्पादन क्षमता है, भाई हमें कुशलतम उत्पादन करना है, अधिकतम उत्पादन करना है। एक उत्पादक का लक्ष्य यही होता है कि वो क्या कर सके, अपने साधनों में अधिकतम उत्पादन कर सके। तो उसकी जो क्षमता है वो किस प्रकार से वृद्धि की जाए उसमें, वो भी एक तरह से क्या होती है, समस्या होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा, अर्थव्यवस्था की मूलभूत केंद्रीय समस्याएं। उसके लिए हमने 3 कंसेप्ट जाने, उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, अवसर लागत क्या होती है, सीमांत अवसर लागत क्या होती है। इसके बाद हमने तीनों समस्याओं को एक एक करके पढ़ा और किस प्रकार से उसका समाधान निकलता है वो भी हमने जाना। तो आशा है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। जो पहला वीडियो था उसमें हमने जो बातें की थी, अभी जो सेकंड वीडियो है उसमें हमने जो बातें की थी, वो सारी चीज़ें आपको अपनी कॉपी में नोट करनी है, अच्छे से पढ़ना है। और बच्चों डायग्राम उसको आप अच्छे से बनाइए और उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, और सारणी है उसको भी आप बनाइएगा ज़रूर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि हमने बार बार बात की थी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था होती है। तो ये अर्थव्यवस्थाएं कैसी होती हैं, क्या होती है, इनकी क्या परिभाषा है, और इन अर्थव्यवस्थाओं में किस प्रकार से आर्थिक क्रियाकलापों का क्या होता है, संचालन होता है, इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।